हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो पार्ट 2 कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड का चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी चल रहा था। उसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसको हमने 3 स्टेजेस में बांटा था। 3 स्टेजेस में बांटा था हमने, जिसमें पहला होता है हमारा प्रमोशन। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो इस वीडियो में हम लोग मेनली शुरू करने वाले हैं, प्रमोशन पिछले वीडियो में हो गया था। इनकॉर्पोरेशन अभी हम करेंगे और मे बी इसी वीडियो में सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन ही सबसे बड़ा था तो वो हमारा पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है। अच्छा, प्रमोशन में कुछ टॉपिक छूट गया था मेरे से बाय मिस्टेक, उसको पहले कर लेते हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे प्रमोशन के बाद? इनकॉर्पोरेशन पे, ठीक है। तो जो पॉइंट हमारा रह रहा था वो था ये सारा हो गया था हमारा। हाँ, क्वालिफाइड शेयर क्या होता है? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे डायरेक्टर होंगे उनको क्वालिफाइड शेयर लेना पड़ेगा। तो वही क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है, मतलब क्वालिफिकेशन शेयर भी हम बोलेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स टू इंश्योर दैट द डायरेक्टर हैव सम स्टेक इन द प्रपोज्ड कंपनी। यानी ये इंश्योर करना कि जो हमारा डायरेक्टर है उसके पास उस कंपनी में कुछ स्टेक है, यानी उसने भी उस कंपनी में अपना पैसा लगाया है और अपने आप को रिस्क से एक्सपोज किया है। The article usually have a provision requiring them to buy a certain number. आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा कि वो कितना सर्टेन नंबर ऑफ शेयर बाय करने चाहिए, ठीक है। दे हैव टू पे दिस शेयर बिफोर द कंपनी ऑब्टेन्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये शेयर जो वो डायरेक्टर्स होंगे वो कब खरीद लेने चाहिए? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एंड दिस शेयर्स आर कॉल्ड एज क्वालिफिकेशन शेयर, ठीक है। इससे होता क्या कि जो हमारे आगे लोग इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, उनका भरोसा बनेगा कि जो हमारा टॉप लेवल है, यानी प्रोमोटर बोल सकते हैं या डायरेक्टर, वो लोग उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, यानी वो भी तो एक्सपेक्ट करें, क्योंकि डूबेगा तो उनका भी डूबेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ गलत करेंगे, क्योंकि सिंस उनका भी पैसा लगा हुआ तो वो सोच के ही उस पैसे को बिजनेस के लिए प्रॉफिट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड और बताता हूँ मैं। जैसे कल हमने लिखा भी था कि हमारा क्या क्या हो गया था इसमें। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर, ठीक है। या फंक्शन से भी पहले हमने क्या पढ़ा था वो पहले बात कर लेते हैं, रुक जाओ। पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हो गया, उसके बाद हम आ गए प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। हमने सबसे पहले डिवाइड किया इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन। दूसरा है हमारा इनकॉर्पोरेशन, और तीसरा है हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब हम जो प्रमोशन वाला स्टेज है उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट आया था हमारा प्रोमोटर का, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था कि प्रोमोटर को डिफाइन किया था कि प्रोमोटर आखिर होते कौन है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर हमने किया था। फंक्शंस में यहीं से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर डिस्कस किया था हमने, जिसमें पहला फंक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी के अंदर 3 चीज हम करते हैं, पहला टेक्निकल फिजिबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और तीसरा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा नेम अप्रूवल, यानी कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने से पहले उसका नेम अप्रूव होगा हमारा, ठीक है, किससे? आरओसी से। फिर चौथा फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द एमओए। फिर फिफ्थ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स।
अच्छा, उन प्रोफेशनल्स को हम कभी भी प्रोमोटर नहीं बोलेंगे, ऑल्दो दे आर असिस्टिंग इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सिक्स्थ है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट में जो मेन 3 डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस थे, जिसमें 5 क्लॉज था। पहला था हमारा नेम क्लॉज, सेकंड था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और तीसरा था हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज और पांचवा कैपिटल क्लॉज। अच्छा, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो किस चीज से डील करता है? वो डील करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कंपनी हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर दूसरा होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का मैनेजमेंट यानी पूरा काम काम कैसे चलेगा, ये सब लिखा होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट है ये वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि हमें सबमिट करना होता है किसको, आरओसी को, ठीक है। तीसरा है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी जिस डायरेक्टर को हमने ऊपर में सिग्नेटरी के रूप में रखा होगा, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज, उनका कंसेंट लेंगे, ठीक है, कि वो एक्चुअली जानते हैं कि वो अगर सिग्नेटरी बन रहे हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज है, ठीक है। फिर चौथा एग्रीमेंट विद एनी इंडिविजुअल टू एक्ट एज एमडी। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी भी इंडिविजुअल के साथ कि वो उस कंपनी का एमडी एक्ट करेगा तो उसका एग्रीमेंट भी ले लेंगे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस भी ले लेंगे कि सब कुछ कंप्लाई हुआ है, और फिर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फी, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फी पे किया है उसका रिसीट भी ले लेंगे, ठीक है। yes, तो यहाँ पे हमारा पिछला क्लास खत्म हो गया था। अच्छा, 2 पॉइंट रुका हुआ था। पहला तो क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स था। अब ये जो दूसरा बात कर रहा है ये दिया है दी आर्टिकल्स जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग मैटर। देखो एमओए में हमने देख लिया कि क्या है, ठीक है, यानी एमओए में 5 क्लॉजेस है, ठीक है। एमओए अलग नहीं हो सकता, जो है वही है, लेकिन आर्टिकल कंपनी चाहे तो, वैसे तो आर्टिकल का टेबल दिया है जो भी है, ठीक है, लेकिन कंपनी चाहे तो अपना आर्टिकल भी बना सकती है अपने फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। जनरली आर्टिकल्स में क्या क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या मैटर लिखा हुआ होता है। पहला तो एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ, एडॉप्टेशन ऑफ प्रिलिमिनरी कंट्रैक्ट, यानी याद आ रहा है कि जो हमारा प्रिलिमिनरी कंट्रैक्ट्स है, क्या वो कंपनी, याद आ रहा है कि स्टार्टिंग में जो भी कंट्रैक्ट हुआ जब तक से कंपनी बनी नहीं है, यानी अगर उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो वो कंट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, यानी उससे पहले जो भी कंट्रैक्ट हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोमोटर। तो अब ये कंपनी के हाथ में है कि वो promoter, अपना अपना उस कॉन्ट्रैक्ट को मानेगी या नहीं, तो ये सब इसमें लिखा हुआ होगा। नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर, लीन ऑन शेयर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, नॉमिनेशन फॉर फ्यूचर अल्टरेशन, बायबैक, शेयर सर्टिफिकेट, डिमैटेरियलाइजेशन, यानी सब कुछ इसी में लिखा हुआ होगा, ठीक है। देख लो ये सब, ठीक। yes, अच्छा, ये वाला बात फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था, वही प्रोमोटर वाला, ठीक है। ये वाला क्या, कि कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो इनकॉर्पोरेट करेगी या नहीं, यानी बिजनेस फिर प्रोमोटर को पे करेगी या नहीं, उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर पे करेगी तो वो फिक्स्ड भी हो सकता है और कमीशन के बेस पे भी हो सकता है। कंपनी जितना प्रोमोटर्स ने एसेट पे किया है, सॉरी एसेट परचेस किया, उसी का परसेंटेज निकाल दो सीधे सीधे। अच्छा, ये पेमेंट कैश में भी हो सकता है, फ्यूचर डेट में भी हो सकता है और शेयर्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब आज का क्लास शुरू करते हैं हम इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग the aforesaid formalities, promoters make an application for the incorporation of the company. The application is to be made to या फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। किसके पास एप्लीकेशन भेजेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स देख लिया उन डॉक्यूमेंट्स को लेके कहां पे जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ, ऑफ द स्टेट विद इन विच दे प्लान टू एस्टैब्लिश। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्टेट लेवल बेसिस पे होता है, हर स्टेट में अपना अपना। वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसने हर स्टेट में ऑफिसेस बना रखा है, ठीक है। तो जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वही के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। Establish the registered office of the company, ठीक है। The application for the registration must be accompanied with the certain documents about which we have already discussed, जो हमने already discuss कर लिया in the previous session. These may be briefly mentioned again. अच्छा, सबसे पहला क्या था? MOA, याद आ रहा है? सबसे जो पहला हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, क्या होना चाहिए? ड्यूली स्टैम्प्ड, signed and witnessed. In case of a public company, at least 7 members must sign it. For a private company, however, the signatures of 2 members are sufficient. ठीक है, याद आ रहा है? पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मतलब मेंबर, शेयर होल्डर कितने होने चाहिए? पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 होता है और प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 होता है। तो यही लोग जो मिनिमम है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम का लिमिट है, और कम से कम का वो जो लिमिट है वो उतना ही है जो इनका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट है, ठीक है। These signatories must also give information about their address. अच्छा, एम ही साइन नहीं करना, फिर अब साइन अगर कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो ना, तो उसमें जो भी सिग्नेटरी है वो अपना इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल देयर एड्रेस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके पास कितना नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब है, ठीक है, उस कंपनी का। अच्छा, अब जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी ड्यूली stamped, witnessed as in case of MOA memorandum. However, as stated earlier, in a public company may adopt table A, ठीक है, which is a model set of articles given in the Companies Act, ठीक है। In that case, a statement in lieu of prospectus is submitted instead of article of association. या इसको छोड़ो, इतना टेक्निकल में मत जाओ, ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ लो। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग टेबल्स है, ठीक है। याद आ रहा है कि भूल गए? हाँ, ऊपर थे बहुत सारे टेबल्स, जो कि वैसे याद नहीं करना था, बाकी एक बार देख लेते हैं उसको, है ना। यानी A to E कौन सा था? मेमोरेंडम के लिए टेबल है, और आर्टिकल के लिए F to J है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है टेबल A का, जो कि डील करता है MOA ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। यानी कि अगर कोई कंपनी है और उसने, देखो क्या बोल रहा है, हाउएवर, पहला तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओगे, स्टैम्प्ड होगा, विटनेस्ड होगा, ठीक है, इन केस ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। हाउएवर, एज स्टेटेड अर्लियर, अ पब्लिक कंपनी मे अडॉप्ट टेबल ए, ठीक है, व्हिच इज मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स गिवन इन द कंपनीज एक्ट। इन दैट केस अ स्टेटमेंट, अगर कंपनी ने टेबल ए के थ्रू किया हुआ है तो उसको फिर सेपरेट आर्टिकल बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेगी, एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिट कर देंगे। इसके चक्कर में मत पड़ो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तीसरा, रिटन कंसेंट। किसका रिटन कंसेंट? उन प्रपोज डायरेक्टर्स का, ठीक है, ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड अंडरटेकिंग टू परचेज द क्वालिफाइड या क्वालिफिकेशन शेयर्स, ठीक है, और ये उनका अंडरटेकिंग की वो क्वालिफिकेशन शेयर खरीदेंगे। उसके बाद एग्रीमेंट अगर कोई हुआ है किसी आदमी को प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए, या मैनेजर बनाने के लिए, या फुल टाइम डायरेक्टर बनाने के लिए, ठीक है। अ कॉपी ऑफ अ रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसमें याद आ रहा कि सबसे पहले हमने नेम अप्रूवल भी करा लिया था, तो उसका एक जो भी उसका कॉपी होगा वो भी सबमिट कर दोगे, ठीक है। अगर कोई स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, मतलब कोई क्या स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की सारा जो भी लीगल रिक्वायरमेंट था वो आपने फुलफिल किया। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन अफर्मिंग, आवाज आ रहा है? हाँ। A statutory declaration affirming that all legal requirements for registration have been complied with, this must be duly signed.
ठीक है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दे देना कि जो भी रिक्वायरमेंट था वो हमने फुलफिल किया है और ये ड्यूली साइन होना चाहिए। अच्छा, ये सब साइन कौन करेगा? ये जो डायरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं ना, वही लोग साइन करने वाले हैं। ठीक है, अ नोटिस दैट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस में आल्सो बी सबमिटेड अलोंग विद दिस डॉक्यूमेंट। अगर अब तक कंपनी ने अपना एड्रेस चूज कर लिया है, मतलब अगर उसके पास एड्रेस आ चुका है, तो क्या करेगा वो एड्रेस दे देगा। अगर एड्रेस नहीं आया है तो फिर एड्रेस बाद में दे देगा विद इन 30 डेज। कब से विद इन 30 डेज? जब 30 इनकॉर्पोरेशन डेज के अंदर जो मिलने के बाद। ठीक है, a notice about the exact होगा। address of the registered office may also be submitted along with this document. However, if same is not submitted, अगर नहीं सबमिट हो पाया at the time of incorporation, it can be submitted within 30 days of the receipt of the certificate of incorporation. यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 30 दिन तक भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑफ द पेमेंट, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया ये भी बात की पेमेंट, जब फी पेमेंट किया होगा हमने रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए जो रिसीट मिला होगा वो भी वहां पे डाल देंगे। ठीक है, the registrar upon submission of the application along with the required document has to be satisfied that the documents are in order and that all the statutory requirements regarding the registration have been complied with. However, it is not his duty to carry out a thorough investigation about the authenticity of the facts mentioned in the documents. देखो कितना बड़ा रिस्पांसिबिलिटी से निजात मिल रहा है रजिस्ट्रार को। बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रार बस यही चेक करेगा कि क्या आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो आपने दिया या नहीं दिया। हाउएवर, वो ये नहीं चेक करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं। बात समझ रहे हो? फर्जी भी दे सकते हो यस तुम, बस उसको क्या चेक करना है? ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करना, बस ये देखना है कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, यस when the registrar is satisfied about the completion of the formalities for registration, a certificate of incorporation is issued to the company which signifies the birth of the company. The certificate of incorporation may therefore called the birth certificate of the company. ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कंपनी हुआ है। ठीक है, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो भी कंप्लीशन के लिए जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिल चुका है, तो वो क्या इशू कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और यही एक्ट करे, मतलब इसको देखो, नॉर्मली जो लैंग्वेज है, लॉ का लैंग्वेज है, ये तो सीधे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलेगा, लेकिन सिंपल टर्म्स में, लेमन लैंग्वेज में आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2000 द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलॉट्स अ CIN टू द कंपनी। अच्छा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी को क्या मिल जाता है? फुल फॉर्म याद कर लेना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN। ठीक है, देखो जो पिछला वाला था हमारा, मतलब प्रमोशन वाला, तो हमने उसका तो ग्राफ बना दिया, अब हम कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन में पहला क्या हो गया हमारा? सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी हमने 6, 7, 8 डॉक्यूमेंट था वो सबमिट कर दिया। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ एक सेकेंड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी ROC, बस क्या करेगा? वर्ड्स थोड़ा सा ध्यान देना इस वर्ड पे। रजिस्ट्रार का जो बस सिंपल सा क्या काम है? रजिस्ट्रार अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन along with the required document all has to satisfy that the document are in order and that all the statutory requirement regarding incorporation are complete. ठीक, अच्छा एक चीज देखो, सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेकंड रुको, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर, आवाज आ रहा है ना अब? यस सर। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन along with document ऐसे लिखते हैं। ठीक है, along with documents। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का क्या काम है यहाँ पे? उसके बाद ये क्या करेगा? और सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन क्या? that
all satisfy the documents received, or और in order दूसरा कि सारा स्टैट्यूटरी यानी लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाइड, जो भी रिक्वायरमेंट था वो कंप्लाई हो चुका है। ठीक है, याद रखना कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये और उसका ऑथेंटिसिटी, यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, क्या कि ही इज नॉट टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ही इज नॉट टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, yes sir. अच्छा कौन से आरओसी के पास जाएगा? कौन? जो किस आरओसी के पास ये एप्लीकेशन जाता है? स्टेट वाले के पास, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। ठीक है, अच्छा ये जब अपॉन सेटिस्फैक्शन, अब ये सब अपॉन सेटिस्फैक्शन ये क्या इशू कर देगा? इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, yes sir. अच्छा ऑल्सो सीन, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी corporate identity इशू number कर देगा। ठीक है, अच्छा अगर बात करना चाहें हम तो बोल सकते हैं जैसे इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट याद कर लेते हैं। ठीक है, याद होगा भी तुमको, अब तक तो याद हो ही गया होगा बहुत सारा, अभी देख लेते हैं। सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर एग्रीमेंट अगर हुआ है किसी इंडिविजुअल के साथ, फिर उसका जो डायरेक्टर था उसका क्या रिसीव करना था, मुझे याद आ रहा है? प्रमोट डायरेक्टर को कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, नेम अप्रूवल का सर्टिफिकेट, नेम अप्रूव आपका हो चुका है। हो चुका फिर है। फी रिसीट का, फी जो आपने, पेमेंट ऑफ हाँ फीस, फी पेमेंट रिसीट ऐसा लिख देते हैं, फी पेमेंट रिसीट, बात समझ रहे हो? yes तो sir. ये हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेज। ठीक है, yes sir. अब हम अब पढ़ेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है, मतलब इसी में है, इनकॉर्पोरेशन से ही रिलेटेड है। क्या है? इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा ये डिस्कस करने से पहले एक और बात पीछे हमारा रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? प्रोमोटर करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो वो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसके लिए हुआ है? कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, यानी कंपनी के लिए ही तो वो खर्चा हुआ। ठीक है, तो बाद में कंपनी के पास एक चॉइस है, कंपल्सन नहीं है, चॉइस है। क्या कि उन प्री इनकॉर्पोरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसको वो अपना मान ले। ठीक है, yes sir. ये किसके पास ऑप्शन होता है? कंपनी के पास। तो किसके पास? कंपनी की, बिजनेस कंपनी। हाँ, और उसी हिसाब से वो जो प्रोमोटर का खर्चा हो उसको वो पे कर सकती है, बहुत सारे फॉर्म में, कैश में भी, शेयर्स में भी हो सकता है, फिक्स्ड अमाउंट दे या कोई कमीशन टाइप दे। ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर इंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, याद कर लेना, और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ये वैसे तो लीगली बाइंडिंग कंपनी के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर कंपनी चाहे
कंपनी आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस में, क्या बोल रहा है ये, यानी में यानी ऑप्शन, इफ इट इज सो चूज Optional. डिसाइड टू इंटर इनटू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन Same टू term. ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द प्रमोटर, ठीक है। अब कंपनी के एग्जिस्टेंस के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करके एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी से कंपनी कर लेगी, ठीक है। नोट दैट इट कैन नॉट रेटिफाई अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा मत बोलना कि हो गया ना, एक बार हो गया उसी को बस चेंज कर लो, ऐसा नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। देखो जैसे मान लो एक कंपनी बनने वाली है, कौन सी, ए लिमिटेड, ठीक है, अभी बनी Limited. मिस्टर ए है, ठीक है, जो कि कंपनी के प्रोमोटर है, ठीक है। कौन है ये, प्रोमोटर है। Promoter. अच्छा, इसने एग्रीमेंट किया किससे, जेड लिमिटेड से। अभी कब एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है ये, प्री इनकॉर्पोरेशन Preliminary. या प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो पता कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी का नाम होता है ना उसमें, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि मिस्टर ए और Mr. जेड लिमिटेड पार्टी है। अब जैसे ही ए लिमिटेड एग्जिस्टेंस में आ गया तो ऐसा तुम नहीं बोलोगे कि उसके लिए अब ये पे करेगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों फिर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, दोनों फिर से बैठ के, और फिर Yes. अगला एग्रीमेंट हो जाएगा ए लिमिटेड और जेड लिमिटेड का, ठीक है। बात समझ गए, बाकी Yes, sir. थोड़ा बहुत ही समझना है, ज्यादा इसमें डीप में मत जाओ। A company thus cannot be forced to honor a preliminary contract. Promoter, however, remain personally liable to third party for these contracts. ठीक है, अगर वो नहीं करेगा, कंपनी अपना नहीं मानेगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कौन लायबल होगा, वही होगा, प्रोमोटर ही लायबल होगा उसके लिए, ठीक है। Yes, sir. अब बात करते हैं कि कंपनी को अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो इसका क्या मतलब है। A company is legally born on the date printed on the certificate of incorporation. जो डेट लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, वही डेट उसके जन्म का दिन है। It becomes a legal entity with perpetual succession on such date. ठीक है, वो कौन बन जाता है उस दिन, लीगल एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कम ऑनर आएंगे जाएंगे लेकिन ये चलती रहेगी जब तक ये वाइंड अप ना हो, लिक्विडेट ना हो, ठीक है, बंद ना हो कंपनी। देखो कंपनी को ओपन करने के लिए भी हमें लीगली प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़े हैं, वैसे ही बंद करने के लिए भी उसको लीगली प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रेगुलरिटीज ऑफ, एक सेकंड, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, यानी रेगुलेशन पूरा फॉलो हो गया है तभी वो मिलता है, क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। Incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब सिंपल सा रिवर्स वे में हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने सारा रूल रेगुलेशन फॉलो कर लिया है, ठीक है। Imagine what would happen to an unsuspecting party with which the company enters into a contract if it is later found that the incorporation of the company was improper and hence invalid. Therefore, the legal situation is that once a certificate of incorporation has been issued, the company has become a legal business entity irrespective of any flaw in its registration. बहुत ही important बात है। एक बात बताओ, या पहले मैं, हाँ आ जाओ, बहुत ही अच्छा मतलब चैप्टर है ये, मतलब फील ही नहीं हो रहा होगा तुमको ना, ये बीएसटी हम पढ़ रहे हैं ना। मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ठीक है, एक है मिस्टर बी। इस कंपनी को मिला क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किस डेट को मिला, मान लो 1 जनवरी 21 को मिला, ठीक है। क्या मिला, Yes, sir. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, Certificate of incorporation. ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों 10 जनवरी को एग्रीमेंट करते हैं, कौन कौन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं,
कंट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंट्रैक्ट हो। मान लो ये इससे लोन ले रहा है, मान लो, ठीक है, ये उससे लोन कंट्रैक्ट ले रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ऐसा 31 जनवरी को पता चलता है कि जो इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो इनकॉर्पोरेशन इज इनवैलिड, यानी कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है। बात समझ रहे हो? ये पता चलता है कब? 31 जनवरी को। तो बताओ, अगर इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड है तो यानी कि कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, यही ना मतलब हुआ? बोलो। यानी कि मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, यही मतलब हुआ। तो बताओ, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो क्या होगा? इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा बताओ? कैंसिल हो जाएगा। कहां से कैंसिल होगा? अब ठीक है, कैंसिल करो तो बी को पैसा कौन देगा? ये तो मना कर देगा कि हम तो थे ही नहीं भाई, जब हम जिंदा ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे कर लिए? कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया ना। फिर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है जो बोलने का कोशिश कर रहे हैं? तो उस केस में जो दूसरा पार्टी है ये तो फंस जाएगा ना। हाँ। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि एक बार अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, भले उसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड हो जाए, लेकिन आपको इनकॉर्पोरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है? बात समझ गया? यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, पढ़ो फिर से। क्या बोल रहा कि what would happen to an unsuspecting party with which the company enters into a contract if, यहां से देखना, if it is, एक सेकेंड, it is found that the incorporation of the company was improper। पता चलता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन improper था और इसी वजह से क्या था? इनवैलिड था, बाद में पता चलता है, ठीक है। Therefore, the legal situation is that once the certificate of incorporation is issued, the company has become a legal business entity irrespective of the flaw in the registration। अगर रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ फ्लॉ भी हो, यानी त्रुटि, गलती भी हो गया होगा, तो वो इरेलीवेंट है। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप लीगल बिजनेस एंटिटी हो गए, और उसके बाद आप मना नहीं कर सकते कि हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है? समझ के बात? दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज दस कंक्लूसिव एविडेंस, और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस है। देखो एविडेंस, देखो मुझे तुमको ये सब बताना नहीं चाहिए, बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एविडेंस दो तरह का होता है, एक परसुएसिव यानी कम चलाऊ, और दूसरा कंक्लूसिव एकदम 100%। बात समझ रहे हो? मतलब कंफर्म। ओके। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इसका मतलब कि वो कंक्लूसिव एविडेंस है किस चीज का? कि कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस हो चुका है, ठीक है? भले ही आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ फ्लॉ बाद में मिला, उससे भी मतलब नहीं है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है? सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ द कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एज अंडर। अब तुमको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है, ठीक है, जिसको तुम देख के थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा घूमेगा, ठीक है? पहला बोला, डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन वेयर फाइल्ड ऑन 6 जनवरी को। डॉक्यूमेंट्स कब फाइल हुआ? 6 जनवरी को। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब इशू हुआ? 8 जनवरी को। बट द डेट मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट वाज 6 जनवरी। सर्टिफिकेट पे डेट क्या लिख दिया? 6 जनवरी। लेकिन सर्टिफिकेट रिलीज हुआ 8 को, तो 8 ही होना चाहिए, लेकिन लिखा है गलती से 6 जनवरी को। It was decided that the company was in existence and the contract signed on इतना were considered valid। ठीक है? ओके सर। यानी कि अगर तुम ऐसे या छोड़ो, अगर कंपनी ने 6 जनवरी को कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसके लिए भी कंपनी लायबल होगी, वो प्रमोटर का लायबिलिटी नहीं होगा। बात समझ गए? भले यहाँ पे गलत हो गया, वो गलत इनवैलिड हो जाएगा,
बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। दूसरा, a person forced the signature of the other on the memorandum, the incorporation was still considered valid. ठीक है, याद आ रहा है कि जो डायरेक्टर होता है क्या करता है, साइन करेगा, ठीक है। यस सर। अब किसी ने उसका सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया, ठीक है, नकली सिग्नेचर कर दिया, फिर भी वो इनकॉर्पोरेशन भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक। एग्जांपल तो नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं उसके बाद पीछे कुछ छूट रहा है वो पढ़ लेंगे। Thus, whatever be the deficiency in the formalities, the certificate of incorporation once issued is the conclusive evidence of the existence of the company. यानी सारा फोकस क्या कर रहा है, भैया तुम कुछ भी कर लो, एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर हमने once it is issued, it's the conclusive evidence of the existence of the business, ठीक है, यानी कंपनी, ठीक है, ये बस याद रख लेना तुम, ठीक है, कुछ भी गलती हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इवन व्हेन अ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद इलीगल ऑब्जेक्ट, यहां तक कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में इलीगल लिख दिया था। एक चीज देखो, मान लो एक कंपनी का नाम अप्रूव हो गया इंडिया लिमिटेड, क्या अप्रूव हो गया, इंडिया लिमिटेड। अच्छा, वो जो भी हमारा आरओसी रजिस्ट्रार था वो थोड़ा सा माइंड से मतलब थोड़ा सा कुछ समय के लिए अनस्टेबल हो गया था, उसने अप्रूव कर दिया गलती से, ठीक है, फिर उसको कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल गया, नाम क्या था कंपनी का, इंडिया लिमिटेड, फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, ठीक है। द बर्थ ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन, इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ भी मतलब कुछ भी हो जाए, उसका बर्थ यानी उसका इनकॉर्पोरेशन आप क्वेश्चन में नहीं ला सकते। द ओनली रेमेडी अवेलेबल इज द वाइंड इट अप, एक ही उपाय है, क्या, कंपनी बंद करो, क्योंकि एक बार कंपनी का जन्म हो चुका है। अब कंपनी को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं कि भैया एक काम करो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट फाड़ दो, ऐसा नहीं है, कंपनी को वाइंड अप करो। वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी को मार दो, जैसे बर्थ दिए वैसे डेथ कर दो उसका, ठीक है। Because certificate on incorporation is so crucial, the registrar has to go very carefully before issue. अब इतना से तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसीलिए रजिस्ट्रार को बहुत ही सोच समझ के इश्यू करना चाहिए। 100% क्या, 1000% जब कंफर्म हो जाए तभी उसको इश्यू करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज से हमने क्या देखा, पहले तो जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट टाइप है, ठीक है। अच्छा, एक बार वो इशू हो गया, उसके बाद कुछ भी इनवैलिड अगर होगा उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम या इनकॉर्पोरेशन के टाइम, तो वो इनवैलिड माना जाए, मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे किस पे, उसका इफेक्ट हमारे रजिस्ट्रेशन पे नहीं पड़ेगा, उसको माना जाएगा कि कंपनी वैलिडली इनकॉर्पोरेट हुई है। अच्छा, अगर उसका एक ही बस रिमेडी है क्या, कंपनी को वाइंड अप कर दो, ठीक है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बहुत ही क्रूशियल है और इसी वजह से रजिस्ट्रार को केयरफुली इशू करना चाहिए। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब हम लोग यहाँ तक किस चीज का बात कर रहे थे, अब तक हम बात कर रहे थे इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब बात कर रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक सर्टिफिकेट होता है जिसका नाम क्या है, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्या, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कब, कमेंसमेंट ऑफ 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जो कि कब ले लेना है, within 180 days of incorporation के within 180 days. When the certificate of commencement of business is issued by the registrar of the company, it can undertake their business operation. यानी कि कंपनी जब तक से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं लेगी वो अपना ऑपरेशन शुरू नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया कंपनी कुछ भी बिजनेस करना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो कभी कभी सेम डेट पे भी आप ले सकते हो और मैक्स टू मैक्स विद इन 180 डेज, ठीक है। ये याद कर लेना, इसका समझ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो पहला हमारा था पहला टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, डील करता था वो प्रमोशन से, दूसरा इनकॉर्पोरेशन से, अब तीसरा है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब हम लोगों को पता है कि कंपनी के केस में
कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है? कैपिटल से, शेयर कैपिटल से, ठीक है। शेयर कैपिटल लोगों को कंपनी इशू करेगी और उनसे वो पैसा लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, पता है हमें क्या कि केवल पब्लिक कंपनी ही जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकती है बाय मींस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर। फॉर डूइंग द सेम इट हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, और इसके लिए वो इशू करने से पहले क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ डिटेल लिखा होता है कि कंपनी जो शेयर इशू करे उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है, क्या है? प्राइवेट कंपनी, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फॉर डूइंग द सेम इट हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसमें इनविटेशन किया जाता है, इनवाइट किया जाता है लोगों को, क्या कि आप कंपनी का शेयर खरीदिए, ठीक है। क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। और उसी में सब कुछ डिटेल लिखा होगा। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। अब ये स्टेप्स है जिसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है इशू कराने से पहले, सब शेयर्स को इशू करने से पहले, ठीक है। तो पहला है हमारा सेबी का अप्रूवल। किसका अप्रूवल चाहिए? सेबी का। सेबी के बारे में पता ही होगा तुमको, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। सेबी का काम क्या है? पहले तो फुल फॉर्म इसका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस चीज में डील करता है? सिक्योरिटीज के से रिलेटेड जो भी काम होता है, सिक्योरिटीज में ही शेयर, डिवेंचर, ये सब आ जाता है, ठीक है। जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है, वैसे शेयर का लेन देन या सिक्योरिटीज का बोले तो सिक्योरिटीज का लेन देन से भी रेगुलेट करता है, ठीक है। विच इज रेगुलेटरी अथॉरिटी। कौन है ये? रेगुलेटरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री हैज इशूड गाइडलाइंस, जो कि क्या करती है? गाइडलाइन इशू करती है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये इनका मेन कारण, रीजन क्या है? देखो एक्चुअली है क्या, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि एक बार कंपनी शेयर इशू करवा के पैसा लेकर और भाग भी सकती है? तो ये जो है सेबी इस चीज को थोड़ा सा ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन रखता है ताकि कि कंपनी को प्रॉब्लम हो, इजीली वो ना भागे, ठीक है। वैसे तो भागती हैं, देखे ही हो, लोग भाग जाते हैं पैसा लेकर, इसीलिए बहुत सारा रूल रेगुलेशन बनाया गया, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन आवर कंट्री हैज इशूड गाइडलाइन। क्या इशू किया इसने? गाइडलाइन इशू किया फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू की कंपनी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी सुनिश्चित करे कि पहले तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे और दूसरा कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। एक बात बता, इन्वेस्टर कौन होता है? कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर तो कंपनी के आगे छोटा ही है ना, क्योंकि उसके जैसे लाखों करोड़ों लोग मिला के कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो एक अकेला इन्वेस्टर कंपनी के साथ बड़ा तकलीफ में होगा अगर लड़ना पड़े तो, ठीक है। तो सेबी ये सब मतलब सुनिश्चित करती है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। अ पब्लिक कंपनी इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक मस्ट टेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो पब्लिक कंपनी में याद आ रहा है, सॉरी प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है? जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती है उस केस में आम मतलब एक लिमिटेड ग्रुप के से ही पैसा लेना होता है, तो वो नॉर्मली एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां पे उतना इशू नहीं होगा। जो सेबी का मेन काम होता है वो कब आता है? पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है, क्योंकि उसी केस में ज्यादा धोखा होने का चांस है, ठीक है। इसीलिए वो चाहता है कि सारा जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज किया जाए, मतलब कंपनी डिस्क्लोज करे। एंड मस्ट नॉट कंसील एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, और ये जरूर ध्यान रखना कि कोई जरूरी, देखो कुछ इंफॉर्मेशन तो मे भी आप छोड़ दो, लेकिन कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन मत छोड़ना, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, ठीक है। कोई मटेरियल बोले तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं छुपना चाहिए। किससे? पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल देखो इन्वेस्टर कौन होता है? जो कंपनी में पैसा लगाता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर बोलने का मतलब कि वो जो कि कंपनी में लगाने वाला है, ठीक है। अभी लगाया नहीं है, बस सोच रहा है, ठीक है। तो उससे कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी छुपा लो, लेकिन मटेरियल इंफॉर्मेशन तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो बिल्कुल मत छुपाना। दिस इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द, और ये क्यों जरूरी है? ताकि कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट
हो पाए। इसका इन्वेस्टर्स का प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अहेड विद द रेजिंग ऑफ फंड्स। और इसी वजह से कंपनी कभी भी शेयर इशू करने से पहले उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? सेबी से। और सेबी जैसे ही परमिशन लोगे उसी टाइम वो चेक कर लेगी कि क्या आपने सारा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज किया है आपने कि नहीं किया है। ठीक है। दूसरा है हमारा फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, वैसे यहाँ बात होगा। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, दोनों चीज इशू हो सकता है। ठीक है। अच्छा, किसको फाइल करेंगे? फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। किसको दे देंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का। प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, ये उसका डेफिनेशन है। क्या कि a prospectus is any document described or issued as a prospectus including any notice, circular, advertisement or other document inviting deposit from the public or inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। ठीक है, यहाँ पे बोला प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस। देख लो सारा डेफिनेशन ऐसे ही ये लोग दे रहा है। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस क्या? प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट। सुन रहे हो ना आवाज? हाँ सर। अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, यानी वो चीज जिसको डिस्क्राइब और इशू किया गया किस नाम से? प्रोस्पेक्टस के नाम से। हो सकता है वो कोई नोटिस हो सकता है कोई सर्कुलर हो, कोई एडवर्टीजमेंट हो, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। और ये सब काम किस चीज के लिए? कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए किया गया। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अब सिंपल वर्ड्स में इसको क्या बोल रहा है कि इन अदर वर्ड्स इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज में शेयर डिवेंचर सब कुछ आता है ऑफ द कंपनी टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी। ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वो इन्विटेशन, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। या तो सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर भी हो सकता है या हो सकता है डिपॉजिट भी हो। ठीक है। इन्वेस्टर मेक अप देयर माइंड अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट। ठीक है। और इसी डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है उसी बिहाफ पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में सब कुछ वहां पे लिखा होगा। देयरफॉर देयर मस्ट बी देयर मस्ट नॉट बी अ मिस स्टेटमेंट, और इसी वजह से कोई गलत इंफॉर्मेशन मत दे देना उसमें in the prospectus, and all material significant information should be fully disclosed। और जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी वाला है वो तो पक्का दे देना उसमें। ठीक है। कोई इशू? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? यस सर। अगला काम है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर। देखो क्या होता है, देखो कंपनी का, तुमको नहीं लगता ये एक तरह का काम हो गया कि कंपनी को पैसा उठाना है? कंपनी अब उसके डायरेक्टर तो जाके बैठेंगे नहीं कि ले लो मेरा शेयर खरीद लो करके। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, लोग कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो जिनका काम ही है कंपनी के लिए शेयर इशू करवाना। ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं? बैंकर्स भी बोलते हैं। बैंकर ये नॉर्मल बैंक नहीं होता, ये प्रोफेशनल्स बैंकर्स होते हैं। ब्रोकर्स भी बोलते हैं और अंडरराइटर्स भी बोलते हैं। क्या काम होता है इनका? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज में? कंपनी के लिए शेयर्स के थ्रू पैसा शेयर्स उठवाने, को इशू यानी करवाने के फंड्स लिए रेज हेल्प कराने में, करते हैं। सिंपल। ठीक है। अच्छा, रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इज a tedious task. The application money is to be received by the banker of the company. The broker try to sell the shares by distributing the firms and encourage the public to apply for the share. Yani, and if the company is not reasonably assured of the good public responses to the share, it may appoint underwriter to the issue। देखो सबका अपना अपना काम है, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो ब्रोकर हो या अंडरराइटर। ठीक है। अंडरराइटर का क्या काम है अगर सिंपल बात किया जाए? अंडरराइटर क्या, देखो कंपनी को अगर लगता है कि जनरल पब्लिक उसका शेयर मतलब 100% नहीं खरीदेगा, तो वो क्या करता है, एक आदमी को रख लेता है, जिस आदमी या कंपनी कोई भी हो सकता है जिसको अंडरराइटर बोले। उसका काम क्या होगा, जितना बिका उतना बिक जाएगा, अब बाकी नहीं बिका तो ये खरीद लेगा। बात समझ गए? हेलो, समझ गए ना? यस सर। अब देखो, अच्छा अब वैसे ही तीनों ये अलग अलग लोग हैं।
ऑल्दो लिंक्ड एक ही बिजनेस के थ्रू है, ठीक है। अच्छा, जो ये है कौन, बैंकर, बैंकर का क्या काम है, इसका काम है, देखो स्टार्टिंग में जो भी एप्लीकेशन मनी होता है, देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में मान लो कोई शेयर है 10 रुपए का, थोड़ा सही समझना, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना, मैं भी समझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप पढ़ ही रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं। 10 रुपए का अगर शेयर है, मान लो कंपनी ने बोला पहले 2 मंगवाएंगे, फिर 5 मंगवाएंगे, फिर 3 मंगवाएंगे, बस याद रखना इसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। ठीक है। अब कंपनी ने मान लो एक ही शेयर इशू किया, ठीक है, तो उसको शेयर जैसे ही लोग बोलेगा कि हम मुझे शेयर चाहिए, तो कंपनी बोलती है कि जैसे ही तुम शेयर तुमको चाहिए तो तुम उस एप्लीकेशन के साथ क्या भेज दोगे, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के साथ क्या भेज दोगे, एप्लीकेशन नोट। मनी, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि हमने डिस्कस किया था 90% पूरा हो जाता है, हाँ। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन मनी आएगा ये कंपनी के पास नहीं आएगा, ये कहाँ पे रहेगा, कंपनी यूज उसको नहीं कर सकती, ये रहेगा पैसा बैंकर के पास। कहाँ पे, बैंकर के बैंकर के पास। पास, ठीक है। अब जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ, यानी अब कंपनी उस पैसे को यूज कर सकते हैं, फिर बैंकर से पैसा कहाँ जाएगा, कंपनी के पास। समझ गए बात? यस सर। तो बैंकर का क्या काम होता है, स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन मनी है वो उसके पास आएगा, ठीक है, और वो जब तक नहीं यूज कर सकते जब तक उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो, ठीक है, ये काम है हमारा बैंकर का। वैसे ही जो ब्रोकर है, the broker try to sell the shares by distributing the forms and encouraging public to apply for the share। इनका काम क्या है कि कंपनी का शेयर बिकवाने का काम है, ठीक है। यस और सर। इनका काम है अंडरराइटर का कि कंपनी का शेयर नहीं बिका तो खरीद लेगा ये खुद ही, ठीक है। अंडरराइटर अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अगर पब्लिक ने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो खुद खरीद लेगा। दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडरराइटिंग द इशू, ठीक है, और उसको वो कमीशन मिलता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर इज नॉट नेसेसरी। अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है कि कंपनी करे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देखो मैं बहुत ही डीप में पढ़ा रहा हूँ, इस लेवल का नॉलेज तुम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं है कि क्लास 11th और 12th के बच्चे में हो, बाकी समझ जाओगे तो बेहतर है, ठीक है। ओके अगला हमारा सर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा कितना होता है, 90%। यानी कि अगर कंपनी को अपना शेयर इशू करवाना है 90%। तो, अगर कंपनी को अपना शेयर इशू करवाना है तो उस स्टार्टिंग में जो उसका शेयर है उसका कम से कम 90% शेयर लोग इंटरेस्टेड जरूर हो, 90%, ठीक है। इससे अगर थोड़ा भी कम हुआ, लेस देन 90%, अगर एक भी शेयर कम हो गया तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ सकता है, ठीक है। In order to ओके prevent सर। company from commencing business with inadequate resources, it has to be provided that the company must receive application for a certain minimum number of shares before going ahead with the allotment of share, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यही इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। एज पर द सेबी गाइडलाइंस द लिमिट, एक सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और एज पर द सेबी गाइडलाइन, सेबी ने जो गाइडलाइन जारी किया, द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू। यानी जितना साइज है इशू का, यानी जितना शेयर आपने इशू किया उसका 90% किया, उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए। 10 इफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर दी, अगर एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है फॉर द शेयर फॉर एन अमाउंट लेस देन 90% शेयर ऑफ द इशू साइज, द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते, यानी एंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव मस्ट बी टर्न टू द एप्लीकेंट्स, ठीक है। फिर से मैं यस समझाता सर। हूँ क्या करती है कंपनी, बता देता हूँ तुमको थोड़ा सा। देखो कंपनी के पास यहाँ पे कितना आया, एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यस एप्लीकेशन सर। मनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, सभी का जितना शेयर इशू किया उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, तो अब कंपनी उस शेयर को क्या कर देती है, अलॉट। क्या कर देती है, अलॉट, यानी जैसे अलॉट। देखो घर खरीदते हैं तो घर अलॉट होता है, उस शेयर को अलॉट कर देती है जिसने पैसा दिया है उसके नाम से, ठीक है। और वो कब तक शेयर अलॉट नहीं कर सकती है, जब तक कि उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो जाए, ठीक है। एक बार अगर पूरा हो गया तो वो शेयर अलॉट कर देगी, अगर पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा
तो जो भी एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मनी तो आ चुका होगा ऑलरेडी 2-2 रुपया करके, ठीक है, वो भी उसको वापस करना पड़ेगा, किसको, एप्लीकेंट को, जिससे आया था, ठीक है। Yes, sir. अगला है हमारा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगला हमारा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। An application is made to at least one stock exchange for permission to deal in its share or debenture, ठीक है। इसके बाद कम से कम कितना, देखो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 25-30 के आसपास है, ठीक है। तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। If such permission is not granted before the expiry of 10 weeks from the date of closure of subscription, अच्छा ये कब तक मिल जाना चाहिए, ये ग्रांट एक्सपायरी ऑफ 10 वीक से पहले फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन कंपनी ने शेयर इशू किया है, जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, उसके विद इन 10 वीक्स कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेना है अपने आप को, ठीक है। द अलॉटमेंट शेयर becomes void and all money received from the applicant will have to be returned to them within 8 days, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी पैसा आ चुका है वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, वापस करना पड़ेगा विद इन, अगर ये जो हमारा 10 वीक है उसके अंदर नहीं हुआ तो उसके अगले 8 दिन में सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। Till the time shares are allotted, application money received should remain in the separate bank account and must not be used by the company। यही बात मैं थोड़ी देर पहले तुमको बता रहा था, क्या कि जब तक से शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को जो रिसीव हो चुका होगा वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी और वो यूज नहीं कर सकती है। कब तक, जब तक शेयर अलॉट ना हो जाए, और अलॉट कब तक नहीं होता है, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना रिसीव Subscription हुआ। पूरा ना समझ हो गए, जाए। फ्लो समझो इसका, ठीक है। इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज लेस देन द number applied for, or where no share are allotted to the applicants, the excess application money, if any, is to be returned to the applicant or adjusted towards the allotment due from them। चलो इसको भी बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया, क्या इशू किया, Shares. शेयर्स इशूड, मान लो 1 लाख शेयर इशू किया, ठीक है। अब हम तुमको 3 सिचुएशन बनाते हैं, क्या कितना सिचुएशन है, 3 सिचुएशन। एप्लीकेशन, या सीधे बोलता हूँ अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड। मान लो फर्स्ट केस में हमारा शेयर्स अप्लाइड है 80,000, सेकेंड केस में है 1 लाख, और थर्ड केस में 1,20,000, ठीक है। अच्छा इस केस में Yes, बताओ, sir. अच्छा मान लो 10, समझ में आ रहा है ना तुमको। Yes, sir. मान लो शेयर तुम्हारा था 10 रुपए का, कितने का था, 10 रुपए का। 10 rupees. मान लो कंपनी का शेयर था कितने का, 10 रुपए, 2 10. रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं, Application. मनी, ठीक है। यानी एप्लीकेशन के साथ 2-2 रुपया आएगा, यानी इस केस में 1,60,000 आया होगा, इस केस में 2 लाख आया होगा, और इस केस में 2,40,000। बात समझ रहे हो, Yes, sir. अच्छा। अब बताओ यहाँ पे क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इस केस में कितना होगा, 90,000। हाँ अब नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ पूरा, तो सारा का सारा पैसा रिफंड करना होगा। रिफंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा इस केस में तो 100% है, कोई दिक्कत नहीं, शेयर्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला केस ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एप्लीकेशन मिला 1,20,000, लेकिन शेयर कितना इशू कर सकते हो तुम, 1 ही लाख। यानी Yes, जो sir. बाकी 20,000 के लिए जो 2 रुपया आए हैं, यानी मना 40,000 करना रुपया आए हैं, पड़ेगा। ये इसमें अब 2 ऑप्शन होता है, या तो रिफंड कर दो उसको पूरा पूरा, या बाद में भी तो तुम अभी 3 रुपए मंगवाने वाले हो ना सभी से, तो उधर एडजस्ट कर लो, क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। Adjust. बात समझ गए। Yes, sir. तो यहाँ पे यही बात बोल रहा, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कि इन केस the number of shares allotted is less than the number applied for,
अगर शेयर्स अलॉटेड अप्लाइड से कम है, अलॉटेड अप्लाइड से कम है, यानी 1 लाख और 1,20,000 वाला, ठीक है, where no share are allotted to the applicant, the excess application money, यानी जो 20,000 इंटू 4 रुपए है, if any is to be returned, पहला ऑप्शन है रिटर्न कर दो या एडजस्ट कर दो अगले पैसा, यानी अलॉटमेंट मनी। जो दूसरा हमारा रुपया था, जैसे इस 2 रुपए को एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, वैसे 3 रुपए को अलॉटमेंट मनी बोल देंगे, ठीक है। वैसे ही तीसरा जो ये है उसको कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है, बाकी उसका जरूरत तुमको नहीं है, ठीक है, समझ गया। तो 2 ऑप्शन होता है, या तो उसको क्या करो, रिफंड कर दो या एडजस्ट कर देना। अब अलॉटमेंट लेटर आर इशू टू द सक्सेसफुल अलॉटीज, अच्छा, जिसको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे उसको क्या मिल जाएगा, अलॉटमेंट का लेटर मिल जाएगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। जैसे ही शेयर अलॉट हुआ उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दो कि शेयर हमने अलॉट कर दिया है, ठीक है। यानी देखो कंपनी में, देखो समझ में आ रहा कि ज्यादा इसमें ऑब्लिगेशन आप पे दिया गया है कंपनी के ऊपर, ताकि कि कंपनी फ्रॉड ना कर सके, ठीक है। Yes, sir. A public company may not invite public to subscribe to its securities। अच्छा, एक चीज देखो, अभी तक तुम यही जानते हो कि पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक से मंगवाती है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है, ये कंपल्सन नहीं है। अगर कोई पब्लिक कंपनी चाहे, 2 कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट तो बिल्कुल मंगवा नहीं सकती है, पब्लिक मंगवा सकती है, यानी उसके ऑप्शन पे है, चाहे तो मंगवाए या ना मंगवाए, इसलिए लिखा मे नॉट, चाहे तो नहीं मंगवाएगी। A public company may not invite public to subscribe its security. Instead, it can raise the funds through friends and relative or some private arrangement as done by the private company, ठीक है। मे बी वो अपने पब्लिक एट लार्ज से पैसा नहीं मंगवाए, खुद ही लोगों से ले ले या रिलेटिव से ले ले या कुछ इस प्राइवेट अरेंजमेंट कर ले, यानी कुछ स्पेसिफिक लोग से ही पैसा मंगवा ले, पब्लिक से नहीं मंगवा। पब्लिक से मंगवाने का मतलब, यानी देखो पब्लिक इशू का मतलब ये होता है कि कोई भी उस शेयर को खरीद सकता है, ठीक है। Yes, लेकिन अगर मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट है या प्राइवेट अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे मान लो कंपनी ने बोल दिया कि LIC को शेयर इशू कर रहे हैं, तो LIC और कंपनी में ऑलरेडी बात हो चुका है कि शेयर कंपनी इशू करेगी और LIC खरीद लेगी, ठीक है। तो क्या उस शेयर को मैं खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ, इसको बोलते हैं प्राइवेट अरेंजमेंट, ठीक है। इन सच केस देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। अब इस केस में प्रोस्पेक्टस का इशू करना जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं जब प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं हम, जब कंपनी को पब्लिक को शेयर इशू करना है। किसको इशू करना है, पब्लिक को। जब किसी स्पेसिफिक ग्रुप को और इन सभी को इशू करना होता है तब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, रेदर उस टाइम हम एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं। किसको, इस फाइल विद द रजिस्ट्रार at least 3 days before making the allotment। कितने दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, 3 days। यानी मतलब उससे ज्यादा पहले हो सकता है, लेकिन विद इन 3 डेज नहीं, 3 डेज नहीं। समझ रहे हो बात? Yes, sir। चलो, याद आ रहा कि जो प्रोस्पेक्टस कंपनी शेयर जब भी इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब प्रोस्पेक्टस याद, ये भी तुमको याद होगा कि वो फाइल करना पड़ता है उसको, किसको, रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो अब इस केस में जब हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तब तो प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं हुआ, लेकिन रजिस्ट्रार को तो चाहिए, तो उस केस में जो देते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन ल्यू ऑफ यानी प्रोस्पेक्टस के लिए एक स्टेटमेंट है, यानी काम प्रोस्पेक्टस का ही कर रहा है बट प्रोस्पेक्टस नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब एक चीज हम लोगों ने ऊपर छोड़ा हुआ था, एक तो ये है ऊपर, ये एक मेमोरेंडम ऑफ पीस में डिफरेंस है, और कुछ छोड़ा था हमने, हाँ ये है डीन से भी ऊपर कुछ छूटा था, नहीं वो हो गया, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीन कर लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, डिन क्या है, डिन, बोलो डिन। डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे याद आ रहा है कि कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है सीन,
वैसे डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। यानी जब कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है, बल्कि उससे पहले ही उसको क्या रिसीव करना पड़ता है, डिन, किससे, रजिस्ट्रार से, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो चाहता है, दिल चाहता है, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल किसी भी कंपनी का अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म अलोंग विद फी, ठीक है। किसको एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मोदी जी को जाके नहीं देगा, किसको नहीं देगा, बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है, मोदी जी। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसके अंदर आता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग किसको दे रहे हैं, आरओसी को दे रहे हैं, वो अल्टीमेटली कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का ही ये है, और इसके अंदर ये आता है। बात समझ गए आरओसी आता है, क्या। गवर्नमेंट के अंदर आरओसी आता हाँ, और इसको एमसीए बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उसके अंदर आरओसी आता है। तो यानी अल्टीमेटली वो बोलने का मतलब आरओसी को सबमिट करना है, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में सबमिट कर देगा, ठीक है। यानी जो भी इंडिविजुअल बनना चाहता है, क्या अपॉइंटेड होना चाहता है डायरेक्टर से, डायरेक्टर के रूप में, तो उसको डायरेक्टर बनने से पहले क्या चाहिए, डिन चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, थ्रू नंबर, प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फी। फॉर्म भर देगा किसको, सीजी को। दी सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अलॉट अ डिन टू एन एप्लीकेशन विद इन, एप्लीकेशन मिलने के विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, सीजी उसको अलॉट कर देगी डिन, ठीक है। नो इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ डिन shall apply for obtain or possess another din, ठीक है। यानी एक इंडिविजुअल के पास केवल एक ही दिन होता है। एक बात बताओ, एक आदमी कितने कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, एक ही कंपनी का, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका दिन एक ही होगा, ठीक है। तो ठीक दिन के है लिए सर। प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन दिया जाएगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको दिन इशू कर देगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। पहला यस सर। ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, ये बात करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनीज फॉर्म, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये उन रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है जो कि कंपनी को इंटरनली मैनेज करने के लिए चाहिए। दे इंडिकेट हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर अचीव्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है वो आर्टिकल में लिखा होता है। पोजीशन, दिस इज मेन डॉक्यूमेंट, मेन कौन सा है हमारा, एमओए मेन है, और ये उसका सब्सिडरी है। दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और ये यस दिस इज सर। सब्सिडरी डॉक्यूमेंट एंड इज सबऑर्डिनेट टू बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो सबसे ऊपर कौन है, कंपनीज एक्ट है, कौन है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज है, उसके नीचे है एमओए है, उसके भी नीचे है एओए। एओए, बताओ अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ तो कौन प्रिवेल करेगा, ये इन दोनों में झगड़ा एमओए, हुआ तो कौन प्रिवेल करेगा, ये बात समझ गए। सीओ, सीओ मतलब कंपनी एक्ट, ठीक है। रिलेशनशिप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइडर, ठीक है। और आर्टिकल डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर्स एंड द कंपनी, ठीक है। Validity यस सर। acts beyond memorandum of association are invalid and cannot be ratified even by the unanimous vote of the member। काम का नहीं है, बाकी बोल क्या रहा है तुमको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट किया, कोई ऐसा काम किया, कंपनी ने कहने का मतलब कंपनी का मैनेजिंग जो भी डायरेक्टर्स है, अगर कुछ ऐसा काम किया जो कि उसके मेमोरेंडम को हिट करता है, इनवैलिड है, जो कि मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं, तो उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे कुछ भी दम लगा लो तो, ठीक है। यानी देखो कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन होता है वोटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। अगर वोट आप 100% भी ला दोगे फिर भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। एक्ट विच आर बियॉन्ड आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड, बल्कि अगर एक्ट आर्टिकल के अगेंस्ट मतलब बियॉन्ड
हमने कोई काम किया है तो वो रेटिफाई हो सकता है, ठीक है, yes, प्रोवाइडेड दे डू नॉट वायलेट मेमोरेंडम, ठीक है। अगर वो मेमोरेंडम को ही, देखो आर्टिकल को तो किया साथ में मेमोरेंडम को भी कर दिया, फिर तो वो भी नहीं हो सकता, बस केवल आर्टिकल हो गया तब वो रेटिफाई हो सकता है। नेसेसिटी, एवरी कंपनी हैज टू फाइल अ एमओए, ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू फाइल एओए, इट मे अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यार वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे एफ ही था ना, कि गलत हो गया है वहां पे, शायद मुझे लग रहा है यही वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, याद आ रहा है जो ऊपर मैंने टेबल चेक कराया था, हाँ वो टेबल एफ ही होगा, ठीक है। अगर कंपनी का अपना है तो ठीक है, नहीं तो टेबल एफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। yes, अब बात करते हैं 1% कंपनी, क्या बात करते हैं 1% कंपनी के बारे में। देखो वैसे तो कंपनी के लिए मुझे कितना लोग चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है दोनों तो कम से कम 2 लोग, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग, लेकिन 7 आज के जमाने में एक सिंगल आदमी भी कंपनी ओपन कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। With the implementation of the Companies Act 2013, a single person could constitute a company, ठीक है। Companies Act 2013 जैसे ही आया था, उसमें एक नया चीज आया, क्या कि सिंगल पर्सन कंपनी भी ओपन हो सकता है अंडर 1% कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में ओपीसी बोलेंगे। ओपीसी कंसेप्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी इन लीगल सिस्टम इज अ मूव दैट वुड इनकरेज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इन इंडिया इन द ईयर 2005, the J.J. Irani expert committee recommended the formation of OPC. It had suggested that such an entity may be provided with a simpler legal regime through exemptions, so that the small entrepreneurs is not compelled to devote considerable time, energy and resources on complex legal compliances। समझाता हूं मैं, देखो देखो कुछ बेनिफिट तो तुमको भी दिख रहा होगा कंपनी के केस में, ठीक है, लेकिन हेलो, हाँ दिख रहा है सर। हाँ, तो कंपनी के केस में कुछ बेनिफिट है, लेकिन अगर तुम कंपनी चाहते हो बनाना तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम से जो मेंबर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा सिंगल चाहता है कि मुझे कंपनी ओपन करना है, तो पहले वो कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में 2013 में जैसे ही नया एक्ट आया, उसी टाइम इंट्रोड्यूस किया गया नया कंसेप्ट ओपीसी का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा जो कंपनी को मिलता है, लेकिन और इसके साथ उसको और मिलेगा क्या, सिंपल लीगल रिजीम। देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा तुमको, बेनिफिट तो है, लेकिन कंपनी के केस में बहुत सारा रूल रेगुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ओपीसी है 1% कंपनी, तो उसका उसका रूल रेगुलेशन थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाएगा, कुछ एग्जेम्पशंस उसको मिलेगा, ताकि कि लोग इसके प्रति, ओपीसी के प्रति अट्रैक्ट हो। बताओ गवर्नमेंट को किस में फायदा है, कंपनी ज्यादा हो कि पार्टनरशिप ज्यादा हो? इसमें क्या है? कंपनी मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, कंपनी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन सही है गवर्नमेंट के एंगल से, या पार्टनरशिप के फॉर्म में, या प्रोपराइटरशिप के फॉर्म में? कंपनी में ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, यानी लग रहा है तुमको कि सारा सब कुछ भी काम करने से पहले आरओसी को दे दो, ये सब बोल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को सारा इंफॉर्मेशन होगा इस केस में, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग इस फॉर्म में ज्यादा आए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, भले ही कुछ छूट दिया, लेकिन वो भी चाहती है कि लोग ओपीसी पे आए, ठीक है, ठीक है। yes, 1% कंपनी इज अ कंपनी विद ओनली 1% एज अ मेंबर, इसमें केवल एक ही आदमी मेंबर होगा, ठीक है। दैट 1% विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो शेयर होल्डर तो होगा ही। इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड, और उसको वो हर बेनिफिट मिलेगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलेगा, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट फ्रॉम द बिजनेस लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। याद आ रहा है पार्टनरशिप का क्या yes, होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, तो वो वाला बेनिफिट। अगर देखो जैसे मैं अकेले एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, लेकिन मुझे अकेले ही बिजनेस करना है, लेकिन मुझे लिमिटेड अगर पार्टनरशिप चाहिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 1% कंपनी। 1% कंपनी का, ठीक है। yes, कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए, ठीक है। No. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, ठीक। ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी नॉर्मल आदमी यानी लोग, हु इज अ इंडियन सिटीजन। 1% कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है थोड़ा ध्यान देना। नेचुरल पर्सन होना चाहिए। एक बात बताओ, छोड़ो अभी छोड़ो तुम, बस नेचुरल पर्सन होना चाहिए, समझ जाओ। अच्छा, वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और वहां पे रहते हुए भी होना चाहिए, ठीक है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एज 1% कंपनी एंड शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द 1% कंपनी, ठीक है। Yes, Explanation sir. for the purpose of this rule: the term resident of India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediate preceding one calendar year, ठीक है। इंडिया में रहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि बाहर जा ही नहीं सकता। इंडिया में 182 दिन, पिछले पिछले कैलेंडर ईयर में कितना दिन होना चाहिए इंडिया में? 182 दिन, ठीक है। यहाँ पे 182 डेज, ठीक है। नॉट लेस देन दैट, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। 182 या उससे ज्यादा हो, यानी 181 और उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू Yes, इनकॉर्पोरेट मोर sir. देन वन ओपीसी, ठीक है। एक आदमी केवल एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी, ठीक है। या तो उसका, देखो एक कंसेप्ट है इसमें, नॉमिनी भी बन सकते हैं, ठीक है, ओपीसी के नॉमिनी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, या तो वो पर्सन इंडियन सिटीजन हो या उसका नॉमिनी भी इंडियन सिटीजन का नॉमिनी बना के भी वो काम कर सकता है। लेकिन एक पर्सन एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है या एक ही कंपनी में, एक सेकंड, या एक ही कंपनी में वो मेंबर बन सकता है ओपीसी कंपनी में, ठीक है। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग member in OPC in accordance with the rule becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC. Such person shall meet the eligibility criteria specified in sub rule 2 within a period of 180 days. फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Where a natural person being member in OPC in accordance with this rule becomes a member in another such company by virtue of his being nominee in that OPC, ठीक है। यानी एक आदमी अगर एक कंपनी में ओपीसी का मेंबर है और दूसरी ओपीसी कंपनी में वो नॉमिनी हो गया, सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो मीट कर दिया तो फिर उसको वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। Yes, sir. shall meet the eligibility criteria specified, और वो eligibility criteria कहाँ पे लिखा हुआ है? specified in sub rule 2 within the period of 180 days, ठीक है। no minor shall become member or nominee of the OPC, अगर कोई माइनर मेंबर और नॉमिनी नहीं हो सकती, यानी माइनर ओपीसी का ना ही मेंबर हो सकता है और ना ही नॉमिनी, और ना ही वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट में होल्ड कर सकता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 की जो कंपनीज होती है वो एनजीओज होती है। क्या होती है? एनजीओज। तो कोई ओपीसी के थ्रू एनजीओ नहीं ओपन कर सकता है, ठीक है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकती है ओपीसी, ठीक है। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, यानी ओपीसी हमने बनाया तो 2 साल तक उसको किसी और टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कब? थ्रेशोल्ड लिमिट, जो पेड अप शेयर कैपिटल का थ्रेशोल्ड लिमिट है, इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख रुपी और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़। यानी अगर देखो 2 साल तक तो वो कोई और फॉर्म ऑफ कंपनी नहीं बन सकती, लेकिन अगर उसका कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो गया या एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा दूसरा फॉर्म ऑफ कंपनी, ठीक है। अब ये है हमारा Yes, sir. शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसा होता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखेगा द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो फिक्स्ड फॉर्मेट बना है वही है ये, ठीक है।
इजी है ये, तो खुद ही समझ जाओगे तुम, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब ये की टर्म्स है, वैसे तो चैप्टर ओवर हो गया, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कोशिश करते हैं डिस्कस करने का। की टर्म्स देख लेते हैं हम एक बार। पहला है प्रमोशन, हो गया, प्रोस्पेक्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, ये सब हमारा हो गया समरी, तो करने का कुछ ना कोई जरूरत नहीं है। बाकी एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? नहीं है। It is necessary to get every company incorporated, whether private or public, बताओ ट्रू या फॉल्स? चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट, क्या सभी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा मतलब इनकॉर्पोरेशन कराना जरूरी है? ट्रू या फॉल्स? रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी। हाँ, तो ये ट्रू है, ठीक है? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन बी फाइल्ड बाय पब्लिक कंपनी गोइंग फॉर पब्लिक इशू। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है? जब कंपनी स्पेशल ग्रुप को ही शेयर इशू करेगी, यानी प्राइवेट लीड है। अगर पब्लिक इशू होता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए, याद आ रहा है? ये फॉल्स हो जाएगा। ओके सर। तीसरा, कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नहीं, इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको इन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, तभी वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिजनेस के बाद शुरू करेगी ऑपरेशन, कमेंस ठीक है? कर ये भी सकती है। फॉल्स है। एक्सपर्ट हु हेल्प promoter in promotion of the company are also promoted, बताओ फॉल्स या ट्रू? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अगर कोई एक्सपर्ट्स। प्रोफेशनल है जो कि कंपनी के प्रमोशन में हेल्प कर रहा है, क्या वो प्रोमोटर हो जाएगा? जैसे कि बैंकर्स और वो वाले बैंकर्स प्रोफेशनल। भी और सीए और लॉयर का बात हुआ था ना, तो वो नहीं नहीं होंगे, वो तो फॉल्स, नहीं। ठीक है? अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो वो नहीं होगा, ठीक है? कंपनी कैन रेटिफाई प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, क्या वो रेटिफाई कर सकती है? रेटिफाई नहीं कर सकती। रेटिफाई नहीं कर सकती, नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है? जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसी में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पार्टी और उसका पार्टी अलग अलग होगा, ठीक है? इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्टिशियस नेम, इट्स इनकॉर्पोरेशन इज इनवैलिड, बताओ। फिक्शियस नेम्स मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हो जैसे। गई है, कंपनी क्या हो चुकी है? रजिस्टर्ड, यानी एक बार उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, अब बाद में पता चलता है कि उसका नाम फिक्टिशियस नेम था, ठीक है? कोई काल्पनिक नाम था, क्या उसका नहीं वो तो हो इनकॉर्पोरेशन? गया, एक बार वैलिड हो। हाँ, एक बार वैलिड तो वैलिड, इनकॉर्पोरेशन इज वैलिड, ठीक है? क्योंकि ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है? हम्म हाँ। अगला है हमारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, फॉल्स। फॉल्स, एमओए है वो, ठीक है? उसके बाद, एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ट्रू या फॉल्स? सभी कंपनी को एओए फाइल करना पड़ता है। हाँ अच्छा, ए ओ एक है ना नाइन ये। देखो, इफ अ कंपनी सफर्स heavy issues and its assets are not enough to pay off its liability, the balance can be recovered from the private asset of the member, बताओ। तो इस देखो, जो हमारा मेंबर होता है, यानी ऑनर, शेयर होल्डर को ही मेंबर बोलते हैं, तो उनका जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। लाइबिलिटी क्या होता है उनका? लिमिटेड होता है। कहने का मतलब, लिमिटेड कहने का मतलब कि वो जितना पे करने के लायक है उतना ही करेंगे। यानी जितना शेयर अभी बाकी है, जितना पैसा नहीं मिला है, बस उसी के लिए लायबल है, ठीक है? तो ये फॉल्स होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रिकवर फ्रॉम द प्राइवेट एसेट, ये नहीं होगा। द बैलेंस कैन, इफ अ कंपनी सफर्स हेवी लॉस, अगर कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी का एसेट नहीं पे कर पा रहा, तो वो प्राइवेट एस्टेट नहीं, यही तो बेनिफिट है हमारा कंपनी के केस में, ठीक है? तो यस वो सर। फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है हमको, ठीक है? वैसे मुझे ऊपर ऊपर लग रहा है कि ट्रू है ये, ठीक है? लेकिन याद आ रहा कि एक केस था कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो सीधे उसी को टेबल एफ था शायद, ठीक है? टेबल एफ को ही अडॉप्ट कर लेगी, तो उस केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
एसोसिएशन सबमिट नहीं करना होता है, ठीक है। नहीं करना होगा। तो उस केस में सीधे स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ कुछ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस शायद सबमिट करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट डाउटफुल पे इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम द स्टेजेस हो जाएगा, डिस्कस हो चुका है ये भी। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो चुका है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, इट्स नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस, तो फॉल्स है, सभी के लिए नहीं होता है, ठीक है। केवल पब्लिक इश्यू के केस में होता है, प्राइवेट कंपनी के केस में तो पक्का नहीं होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एक सेकेंड। एट विच स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी डज इट इंटरेक्ट विद सेबी, जो सब्सक्रिप्शन वाले स्टेज में सेबी का नाम आया था, ठीक है। देखो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यस ये थोड़ा एग्जैक्टली मुझे भी नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना बुक से, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब ये होगा कि जब कंपनी का दो हो सकता है, या तो कंपनी को शेयर मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो तो पैसा वापस करना है, ठीक है, या शेयर्स को अलॉट करके जो हम सर्टिफिकेट देंगे उसको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बोलेंगे। देख लेना एक बार तो, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म प्रमोशन, लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर, ये सब हो चुका है, कर लेना बुक से ही। Explain the steps taken by the promoter in promotion of the company. What is MOA? Briefly explain the clauses, distinguish between, ठीक है, what is meaning of certificate of incorporation, discuss the stages of formation of a company। ये सारा हमारा इजी है, ठीक है। तो ये भी सारा हमारा हो गया, तो इस हिसाब से हमारा चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। तो 2 क्लासेस लगा, 90% हुआ ना। ये रहा हमारा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट signed by director of the secretary is filed with the registrar of company within 30 days of allotment, ठीक है। जैसे ही कंपनी का शेयर्स अलॉट हुआ विदिन 30 डेज वो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग करती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा था वहां पे उस टाइम भी, लेकिन बस डिस्कस नहीं किया था हमने, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये चैप्टर हो गया ओवर हो गया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।